हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू करते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडीज़ का डिस्कशन। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 केस स्टडीज़ को एड्रेस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 से, तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। 26 क्वेश्चन नंबर जो है वो बात करता है डैमेजेस के बारे में, बेसिकली ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एम लिमिटेड contracted with Shanti Traders to make and deliver certain machinery to them by 30th of June 2017 for 11.5 lakhs. Due to labor strike, M Limited could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Traders. Later, Shanti Traders procured the machinery from another manufacturer for 12.75 lakhs. Due to this, Shanti Traders was also prevented from performing a contract which it had made with Zenith Traders at the time of their contract with LM Limited and were compelled to pay compensation for breach of contract. Advise Shanti Traders the amount of compensation which it can claim from M Limited, referring to the legal provisions of Indian Contract Act 1872. यहाँ पर हुआ ये है कि एम लिमिटेड जो है उसने शांति ट्रेडर्स को प्रॉमिस किया है एक मशीन डिलीवर करने का 30 जून 2017 तक, और जो प्राइस डिसाइड हुआ था वो था 11.5 लैक्स। अभी यहाँ पर लेबर स्ट्राइक होने के कारण एम लिमिटेड टाइम पर मशीनरी प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसे सप्लाई नहीं कर पाया शांति ट्रेडर्स को। शांति ट्रेडर्स को ये मशीन कहीं और से दूसरे मैन्युफैक्चरर से 12.75 लाख में खरीदनी पड़ी, और डीले के कारण क्योंकि एम लिमिटेड ने टाइम पर ये सप्लाई नहीं किया था, शांति ट्रेडर्स को जेनिथ ट्रेडर्स को ये सप्लाई करना था फर्दर, और वो ये नहीं कर पाया टाइमली, जिसके कारण शांति ट्रेडर्स को जेनिथ ट्रेडर्स को पेनल्टी पे करनी पड़ गई। तो यहाँ पर शांति ट्रेडर्स को दो तरीके के लॉस हुए। पहला, एक तो जो ज़्यादा प्राइस देना पड़ा उसे सेम मशीन को प्रोक्योर करने के लिए, उसके अलावा शांति ट्रेडर्स को जेनिथ ट्रेडर्स को एक पेनल्टी का अमाउंट भी पे करना पड़ा। सो नाउ वी हैव टू डिसाइफर कि कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट ये शांति ट्रेडर्स एम लिमिटेड से क्लेम कर सकता है। सो होल सिनेरियो इफ वी सी हियर, एम लिमिटेड है, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शांति ट्रेडर्स का, शांति ट्रेडर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जेनिथ ट्रेडर्स के साथ में। यहाँ पर एम लिमिटेड ने ब्रीच किया है, जिसके कारण शांति ट्रेडर्स का फर्दर एक तरीके से ब्रीच हो गया है, डिले हो गया है, और शांति ट्रेडर्स को यहाँ पर जेनिथ ट्रेडर्स को पेनल्टी पे करनी पड़ी। उसके अलावा शांति ट्रेडर्स को ये मशीनरी ज़्यादा अमाउंट में खरीदनी पड़ी। नाउ यहाँ पर हमें देखना है कि ये शांति ट्रेडर्स एम लिमिटेड से कितना अमाउंट क्लेम कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, ब्रीच हुआ है, ब्रीच होने के कारण ये एक डायरेक्ट लॉस हुआ है शांति ट्रेडर्स को कि उसे महंगे में मशीन खरीदनी पड़ी ज़्यादा प्राइस देकर। सो 12.75 लाख माइनस 11.5 लाख, इतना ही जो अमाउंट है 1.25 लाख का, वो शांति ट्रेडर्स एम लिमिटेड से क्लेम कर सकता है। लेकिन उसके अलावा शांति ट्रेडर्स को एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। लेकिन क्या शांति ट्रेडर्स ने जब एम लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो क्या शांति ट्रेडर्स ने एम लिमिटेड को ये कम्युनिकेट किया था, इंटीमेट किया था कि मुझे ये मशीनरी आगे सप्लाई करनी है, और अगर मैं सप्लाई नहीं कर पाया तो मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी? क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ उन दोनों के बीच में? नहीं हुआ। तो अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं की गई, तो क्या शांति ट्रेडर्स से पेनल्टी का अमाउंट जो उसे जेनिथ को पे करना पड़ा, क्या वो ये क्लेम कर पाएगा एम लिमिटेड से? नहीं कर पाएगा, बिकॉज द स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू एम लिमिटेड। तो यही बात हमें कोट करनी है, यही प्रोविजंस हमें कोट करने। दो तरीके के हमें डैमेजेस बताने की, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, दोनों यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ऑर्डिनरी डैमेज तो यहाँ पर क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल डैमेज सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर कम्युनिकेट की जाती हैं तो उसी केस में क्लेम की जा सकते हैं। सो नाउ वी विल सी फैक्ट्स ऑफ द केस। अगेन काफ़ी कंसाइज करके लिखना है। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर मशीनरी टू शांति ट्रेडर्स फॉर 11.5 lakhs. However, on the due date, they could not supply the machinery due to labor strike, and Shanti Traders had to procure the machine from another manufacturer.
for rupees 12.5 lakh and also had to pay a penalty to Zenith Traders as the machine was to be further supplied to Zenith Traders on the due date. ये हुआ हमारा फैक्ट. प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म प्रॉमिस, agreed party may claim various types of damages depending on the circumstances of each case. First, ordinary damages. Ordinary damage क्या होते हैं? When contract has been broken, the party who suffered by such breach is entitled to receive from the party who had broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose, जो naturally arise हुए हैं in the usual course of things from such breach on which the party know when they were making the contract or they made the contract to be likely to result from the breach. यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज में क्या क्या आता है? जो नेचुरली अराइज हुए हैं या फिर पार्टीज को पता था कि अगर ब्रीच हुआ तो ये अमाउंट हमको पे करना पड़ जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा. देन स्पेशल डैमेजेस, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages. अगर special circumstances communicate की जाती है तो उस केस में वो डैमेज भी क्लेम किया जा सकता है जो नेचुरली अराइज नहीं हुआ है, जो इनडायरेक्ट लॉस है. एनालिसिस. In the given case, Shanti Traders suffered a loss of rupees 1.25 lakh due to breach by M Limited. This naturally arose in the usual course of things. Shanti Traders also had to pay penalty to Zenith Traders for breach of contract. No such intimation was given to M Limited at the time of entering into the agreement, which should be considered as indirect or remote loss for which M Limited cannot be held responsible. अगर special circumstances communicate नहीं की गई है तो indirect loss के लिए डिफॉल्टिंग पार्टी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है. कंक्लूजन. शांति ट्रेडर्स कैन क्लेम एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.25 लाख फ्रॉम एम लिमिटेड एंड नथिंग बियॉन्ड. 1.25 लाख के बाहर, उसके आगे कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया जा पाएगा बिकॉज नो इंटीमेशन ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैज बीन गिवन टू दिस एम लिमिटेड. राइट. तो ये हुआ हमारा डैमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन. ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस को हमको देखना है. स्पेशल डैमेजेस सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं, क्लेम किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 रिलेटेड टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. X found a wallet in a restaurant. He inquired of all the customers present there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act 1872, can X recover it from the manager? X को एक रेस्टोरेंट में वॉलेट मिला. उसने ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश की, ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्योंकि वो नहीं मिल पाया, उसने ये वॉलेट हैंड ओवर कर दिया मैनेजर को. अभी आफ्टर अ वीक एक्स फिर से जाता है उस रेस्टोरेंट में और मैनेजर से उस वॉलेट के बारे में पूछता है. और मैनेजर बोलता है कि ट्रू ओनर तो नहीं मिला और ये वॉलेट भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट से मिला, अब ये वॉलेट हमारा है. अभी यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या एक्स इस वॉलेट को रिकवर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. सो इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जिस पर्सन को कोई किसी और पर्सन का कोई गुड्स, कोई सामान मिल जाता है और वो अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो उस केस में उस पर्सन के पास राइट आ जाते हैं अगेंस्ट दैट गुड्स या फिर रिगार्डिंग दैट गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रू ओनर. यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, वो इन गुड्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है. किसके अगेंस्ट? बाकी सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, यानी कि सिर्फ ट्रू ओनर वो पर्सन होगा जो उससे इन गुड्स को वापस ले सकता है. उसके अलावा कोई और पर्सन इन गुड्स को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है, अपने पास में नहीं रख सकता है. तो ये जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसके पास में राइट आ जाता है उस गुड्स के लिए.
यहाँ पर हमें यही प्रोविजन कोट करना है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि एक्स इज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ही हैज एक्वायर्ड द राइट फॉर दोज गुड्स and the manager cannot refuse to hand those wallet or to Mr. X. Okay, X found a wallet in a restaurant. As the true owner could not be found, he handed over the same to the manager till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet, but the manager refused to return it back to X. Provision: a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as if he were a bailey. यानी कि अगर जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है वो जब कस्टडी में अपनी गुड्स को लेता है, उसकी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो कि एक बेली की होती है. Thus, the finder of lost goods has first to take care or to take proper care of the property as a man of ordinary prudence would take. सेकेंड, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, वो उन गुड्स को अपने अकॉर्डिंग कहीं अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है. टू रीस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, और जब ओनर मिल जाए तो उससे वो रीस्टोर करने रहेंगे. फर्दर, इन द लैंडमार्क केस ऑफ हॉलिंग वर्सेस हॉलर, it was held that the finder of lost goods is entitled to retain the goods found against everybody except the true owner. यानी कि जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है वो उन गुड्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है, रिटेन कर सकता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर. ट्रू ओनर को उसे वापस देना पड़ेगा, बाकी कोई और पर्सन उससे इन गुड्स को क्लेम नहीं कर सकता है. एनालिसिस: in the given case, X found the wallet in the restaurant. Hence, he is correct person to have the valid possession of it against everybody except the true owner. Hence, it shall be lawful for him to take the wallet back from the manager. Conclusion: Mr. X can recover the wallet from the manager. तो conclusion क्या है? X can very well recover the goods or the wallet from the manager, क्योंकि finder of lost goods के पास में ये right है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. P left his carriage on D's premises. Landlord of D seized the carriage against the rent due from D. P paid the rent and got his carriage released. Can P recover the amount from D? P जो है उसने अपना एक जो कैरेज था उसको D के प्रीमाइसिस पर छोड़ा. अभी यहाँ पर जो D का लैंडलॉर्ड है, जो D का मकान मालिक है, उसने क्या किया, उसने ये कैरेज को उठाकर अपने पास रख लिया, सीज कर दिया. और रेंट किसके अगेंस्ट ड्यू था? डी के अगेंस्ट. डी टेनेंट है, डी का वो कैरेज नहीं है, पी का कैरेज है, लेकिन पी ने सिर्फ वहाँ पर रखा और डी के मकान मालिक ने उस कैरेज को अपनी कस्टडी में ले लिया, सीज कर लिया. तो पी ने क्या किया? पी ने रेंट को पे किया और अपना कैरेज वापस रिलीज कराया डी के लैंडलॉर्ड से. कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी? क्या पी डी से अमाउंट रिकवर कर सकता है? एक बात समझना, ये है डी के प्रीमाइसेस. पी जो है ये आता है और इसने अपना ये गाड़ी यहाँ पर रखी. ओके, डी जो है इसके लैंडलॉर्ड ने देखा कि अरे यार ये मुझे रेंट नहीं दे रहा है और इसके यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, मैं इस गाड़ी को ले लेता हूँ. तो डी के लैंडलॉर्ड ने इस गाड़ी को सीज कर लिया, अपने पास रख लिया. अभी यहाँ पर पी को इस गाड़ी को छुड़वाना था डी के लैंडलॉर्ड से, और इसलिए पी ने इस रेंट को पे किया जो ड्यू था डी का, और उस कैरेज को रिलीज करा दिया. आपको डिसाइड करना है कि क्या ये पी जो है वो डी से इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है जो कि पी ने डी के लैंडलॉर्ड को, उसके मकान मालिक को पे किया. तो यहाँ पर अगेन आ जाता है पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर किसी पर्सन ने, किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने कोई अमाउंट पे किया है तो फिर वो उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है ओरिजिनली लायबल पर्सन से. यहाँ पर पी जो है उसका इंटरेस्ट था उस गाड़ी में, उसकी गाड़ी थी, उसे छुड़ानी थी, इसलिए उसने रेंट पे कर कर अपनी गाड़ी तो छुड़वा ली. तो यहाँ पर डी जो है, डी ओरिजिनली लायबल, ओरिजिनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन था, तो डी की लायबिलिटी आ जाती है कि वो पी को ये अमाउंट पे बैक करे, बिकॉज डी वॉज द ओरिजिनली लायबल पर्सन. पी की कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट था उस चीज़ में, और उस चीज़ को छुड़ाने के लिए पी को इस
अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ा, तो यहाँ पर P जो है D से इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। प्रोविजन इन सर्टेन केसेस, लॉ imposes certain obligations on one party and confers right upon the other party. Such cases are not contract in the strict sense, but the court recognizes them as relations resembling those of contracts and enforces them as if they were contract. Such contracts are known as quasi contract. जहाँ पर ना ऑफर था ना एक्सेप्टेंस था, लेकिन लॉ ने कुछ सर्कमस्टांसिस में बोल दिया कि नहीं इसे तो कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे, इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इन द प्रेजेंट केस D was lawfully bound to pay the rent. P was interested in making the payment to D's landlord as his carriage was seized by him. Hence, being an interested party, P made the payment and he can recover the same from D. Yes, P can recover the amount from D. Since section 69 states a person who is interested in payment of money which another person is bound to pay by law to pay, and who therefore pays it is entitled to get it reimbursed by the other. जिस पर्सन की ओरिजिनल लायबिलिटी थी वो उसे फिर से पे ऑफ करेगा, इंटरेस्टेड जो पर्सन था जिसने पे कर दिया उसे वो अमाउंट पे किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 28। Next we have question number 29, which again talks about quasi contract, contract with minor or agreement with minor for necessaries. X, a minor, was studying in MCom in a college. On 1st of July 2019, he took a loan of rupees 1 lakh from B for payment of his college fees. X जो है माइनर है, MCom में पढ़ रहा है कॉलेज में। 1 जुलाई को उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया बी से, उसकी कॉलेज फीस एंड बुक्स के पेमेंट के लिए उसे पैसा चाहिए था और उसने अग्री किया कि मैं 31 ऑफ दिसंबर तक आपको रीपे कर दूंगा। एक्स पजेसेस एसेट्स वर्थ रुपीज 9 लाख, एक्स के पास में 9 लाख रुपए की एसेट्स हैं। ऑन ड्यू डेट एक्स फेज टू पे बैक द लोन टू बी। ड्यू डेट जब आई, एक्स जो है वो लोन अमाउंट को पे बैक नहीं कर पाया। B now wants to recover the loan from X out of his or X's assets. B जो है अब इस अमाउंट को X की एसेट से क्लेम करना चाहता है, रिकवर करना चाहता है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर B वुड सक्सीड, क्या B सक्सीड करेगा, क्या B जीत पाएगा, क्या वो अमाउंट को रिकवर कर पाएगा। सो वी हैव समथिंग नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर नेसेसरी सप्लाई की जाती है माइनर को या किसी भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को जिसे वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में उन नेसेसरीज का अमाउंट एसेट से, उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की माइनर की एसेट से रिकवर किया जा सकता है। सो हियर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसे स्टेट करेंगे कि इन सर्टेन केसेस लॉ इम्पोजेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन वन पार्टी एंड कन्फर्स राइट अपॉन द अदर पार्टी. Such cases are not contract in the strict sense, but the court recognizes them as relations resembling those of contracts and enforces them as if they were contracts. Such contracts are known as quasi contract. Quasi contract के बारे में लिखा, उसके बाद में as per section 68 of ICA, if a person has supplied necessaries to another person who is incapable of contracting or anyone whom he is legally bound to support, या तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या इनकॉम्पिटेंट पर्सन को पर्सन जिसे लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, अगर उस पर्सन को कोई भी नेसेसरी सप्लाई की गई है, फॉर एग्जांपल कोई माइनर है, इनकॉम्पिटेंट हो गया, माइनर किसी पर्सन को सपोर्ट करने के लिए बाउंड है, तो जिस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए बाउंड है उससे कोई नेसेसरी सप्लाई की गई, तो फिर उस केस में द पर्सन हु हैज फर्निश्ड such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. Analysis and conclusion. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person.
इस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की जो एसेट्स हैं उनमें से इस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है. सिंस द लोन वॉज गिवन टू एक्स फॉर द नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन द लाइफ, हिज एसेट्स कैन बी यूज टू रीइंबर्स. यहाँ पर सूड नहीं यूज हो जाएगा, यूज टू रीइंबर्स बी. Yes, we can proceed against the assets of X according to section 68 of Indian Contract Act. B जो है वो X की एसेट से इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है. तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29. Next we have question number 30. X entered into a contract with Y to supply him 1000 water bottles at rupees 5 per water bottle to be delivered at a specified time. Thereafter, X contracts with Z for the purchase of 1000 water bottles at rupees 4.5 per water bottle, and at the same time told Z that he did so for the purpose of performing his contract entered into with Y. Z failed to perform his contract in due course, and market price of each water bottle and on that day was rupees 5.25 per water bottle. Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damages which X could claim from Z in the circumstances. What would be your answer if Z had not informed about the Y's contract? Explain with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872. X जो है उसने Y के साथ में एक प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि X Y को 1000 वाटर बॉटल सप्लाई करेगा 5 रुपए में. साथ में उसने Z के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि मुझे परचेज करनी है वाटर बॉटल क्योंकि मुझे आगे Y को सप्लाई करना है. X ने Z को ये इन्फॉर्म किया है. अब यहाँ पर हुआ ये है कि ड्यू डेट पर Z ने ये वाटर बॉटल सप्लाई की नहीं, जिसके कारण Y ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया. अभी जो डेट था, जो ड्यू डेट था, उस दिन वाटर बॉटल का प्राइस था 5.25 रुपये, 5.25 रुपीज़. ओके, आपको कैलकुलेट करना है कि X Z से कितना अमाउंट क्लेम कर सकता है एज अ डैमेज. तो यहाँ पर दो तरीके के डैमेज निकल कर आते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. ऑर्डिनरी डैमेज कैसे निकलते हैं? डिफरेंस इन प्राइस से. उसके अलावा स्पेशल डैमेज कैसे निकलते हैं? स्पेशल सर्कमस्टांसिस का जो नोटिस दिया गया था उसके चलते जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है या कुछ इंजरी हुई तो वो अमाउंट क्लेम किया जा सकता है. तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं. प्रोविजंस पढ़ते हैं. सेक्शन 73 of Indian Contract Act lays down that when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. यानी कि ऑर्डिनरीली तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स से जो लॉस अराइज हो रहा है वो क्लेम किया जा सकता है. द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट इज हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल, in which it was decided by the court that the special circumstances under which the contract was actually made were communicated by the plaintiff to the defendant and thus known to the both of the parties. The damages resulting from such breach of contract which they would reasonably contemplate would be the amount of injury or which would ordinarily follow from such breach of contract under these special circumstances so known and communicated. यानी कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस कम्युनिकेट की गई है, जो पता है, उसके अंडर जो इंजरी होती है वो भी क्लेम किया जा सकता है अगर स्पेशल सर्कमस्टांसिस को कम्युनिकेट किया गया है, इंटीमेट किया गया है. Analysis: the problem asked in the question is based on the provisions of section 73 of Indian Contract Act. In the instant case, X had intimated to Z that he was purchasing water bottles from him for the purpose of performing his contract with Y. Thus, Z had the knowledge of special circumstances. Therefore, X is entitled to claim from Z rupees 500 at the rate of 0.5 पैसे, that is 0.5 रुपीज़ होना चाहिए, 0.5 पैसे नहीं होगा,
50 पैसे होता है तो 50 पैसे डायरेक्टली होना चाहिए, 0.5 रुपये होना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर 1000 बॉटल्स इंटू 50 पैसे being the amount of profit X would have made by the performance of his contract with Y। तो 500 रुपये का प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है एज ए स्पेशल डैमेज। उसके अलावा इफ X हैड नॉट इन्फॉर्म्ड Z of Y's contract then the amount of damages would have been the difference between the contract price and the market price on the date of default। यानी कि जो मार्केट प्राइस बढ़ गया था उसका ये प्राइस का जो डिफरेंस है उससे एज एन ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पर डैमेज कितना निकल कर आएगा 75 पैसे इंटू 1000 रुपीज़ यानी कि 750 रुपीज़ एज अ ऑर्डिनरी डैमेज। तो ये डैमेज यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिस पर ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि कहाँ पर स्पेशल डैमेज को क्लेम किया जा सकता है और कहाँ पर उसे नहीं क्लेम किया जा सकता है। केस तो कौन सा आएगा, हेडले वर्सेस बैक्सेंडर। तो ये हो जाते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस फिनिश। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 टॉक्स अबाउट अगेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते हैं कि इस केस में दिया क्या हुआ है। मिस्टर झूठ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर सच टू परचेज हिज दैट इज सच मोटर कार फॉर ₹5 लाख विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। झूठ ने सच के साथ में अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट ये किया कि झूठ जो है वो सच की कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। A security amount of ₹20,000 was also paid by Mr. Jhoot to Mr. Sach in terms of the agreement। उसके अलावा झूठ ने 20,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी या सिक्योरिटी अमाउंट पे किया सच को। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, 3 महीने खत्म हुए। मिस्टर सच ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मिस्टर झूठ टू परचेज द कार इन टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। सच ने झूठ को कांटेक्ट करने का ट्राई किया कि तुमने प्रॉमिस किया था कि कार खरीदोगे और अभी कार को खरीदो। इवन आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर 3 months पीरियड, 3 महीने और निकल गए, जो मेन 3 months का पीरियड था उसके अलावा और 3 महीने निकल गए, लेकिन मिस्टर झूठ नीदर रेस्पॉन्डेड टू मिस्टर सच। ये जो झूठ है उसने ना तो सच को कोई रेस्पॉन्स किया नॉर टू हिज फोन कॉल्स, ना ही उसके फ़ोन कॉल को रेस्पॉन्ड किया। आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर पीरियड ऑफ 6 months मिस्टर झूठ कॉन्टेक्टेड मिस्टर सच एंड डिनाइड टू परचेज द मोटर कार। अब आगे और 6 महीने निकल गए, उसके बाद में झूठ ने सच को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं इस कार को नहीं खरीदने वाला हूँ। ही ऑल्सो डिमांडेड बैक द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर सच। उसने ये जो 20,000 का सिक्योरिटी अमाउंट दिया था वो भी वापस मांगा। Referring to the provisions of Indian Contract Act, state whether Mr. Sach is required to refund the security amount to Mr. Jhoot। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, उसकी को लाइट में रखते हुए क्या करना है, बताना है कि क्या ये जो सच है वो लायबल है 20,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए, रिफंड करने के लिए। Also examine the validity of the claim made by Mr. Jhoot if the motor car would have been destroyed by an accident within 3 months agreement period। अगर वो जो 3 महीने का अग्रीमेंट पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ था उसमें अगर वो कार ही डिस्ट्रॉय हो जाती तो फिर झूठ की लायबिलिटी क्या होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिक्योरिटी अमाउंट था क्या वो रिफंड करना होगा, नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो लेने का पर्पस यही होता है कि इन एनी केस अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ब्रीच हो, तो सिक्योरिटी को फॉरफिट कर लिया जाए। इसी कारण सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट लिया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि रेंट पर अगर कोई घर लिया जाता है या कोई रूम लिया जाता है या फिर कहीं हॉस्टल में हम जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट देना होता है। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होता है कि अगर बिना नोटिस पीरियड को सर्व किए पहले ही घर को खाली किया गया या रेंट पर घर छोड़ दिया गया तो उस केस में उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कुछ फॉरफिट कर दिया जाता है, या फिर उसको कुछ डैमेज किया गया तो सिक्योरिटी अमाउंट को फॉरफिट कर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का अग्रीमेंट है और उसमें कोई सिक्योरिटी अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है तो सिक्योरिटी को लाने का पर्पस ही ये होता है कि इन एनी केस अगर ब्रीच हो जाए, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे
तो फिर उस केस में वो सिक्योरिटी का अमाउंट फॉरफिट कर दिया जाएगा, उसे वापस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सच जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड करने के लिए लायबल नहीं है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अगर वो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है उसके अंदर अगर कार डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई, तो उस केस में झूठ की लायबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो एनफोर्सिबल नहीं रहेगा, लीगल रेमेडीज नहीं मिलेंगी पार्टीज को। लेकिन अगर कोई अमाउंट रिसीव किया गया है तो वो रिफंड करना रहता है। पढ़ते हैं प्रोविजंस को। इन टर्म्स ऑफ provisions of section 65 of Indian Contract Act 1872, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है तो उस केस में अगर कोई अमाउंट, कोई एडवांटेज किसी पार्टी के द्वारा रिसीव किया गया है तो वो रिफंड करना होता है। Analysis and conclusion. Referring to the above provision, we can analyze the situation as under: the contract is not a void contract. Mr. Such is not responsible for Jhoot's negligence. Therefore, Mr. Such can rescind the contract and retain the security amount. Since the security is not a benefit received under the contract, it is a security that the purchaser would fulfill his contract and is ancillary to the contract for the sale of motor car. पहले केस में तो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है उससे रिफंड करने का कोई नीड नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ ही नहीं है। झूठ ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण अगर सच चाहे तो उसे रिसाइन कर सकता है और उसे सिक्योरिटी का अमाउंट रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला केस, रेफरिंग टू द सेकेंड सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर कार विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट. Therefore, the security amount received by Mr. Such is required to be refunded back to Mr. Jhoot. लेकिन अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही अगर ख़त्म हो गया, तो फिर उस केस में अमाउंट को रिफंड बैक करने का ज़रूरत है, उसे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड अग्रीमेंट में कोई भी अगर बेनिफिट रिसीव हुआ है तो वो वापस करना रहेगा। लेकिन अगर पार्टी ने विलफुल नेग्लिजेंस किया है, जान करके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है, तो उस केस में कोई अमाउंट रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट केस में नो रिफंड क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड नहीं है और गलती किसकी, ब्रीच हुआ है, झूठ की गलती है। सेकेंड केस में रिफंड बैक, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कम टू क्वेश्चन नंबर 32. Miss Shakuntala puts an application to be a teacher in the school. She was appointed by the trust of the school. शकुंतला जो है उसने एप्लीकेशन लगाई स्कूल में टीचर बनने के लिए और ट्रस्ट ने उसे अपॉइंट किया है अभी तक। हर फ्रेंड हु वर्क्स इन द सेम स्कूल इन्फॉर्म्स हर अबाउट हर अपॉइंटमेंट इनफॉर्मली। ट्रस्ट ने क्या किया है, अभी तक अपॉइंटमेंट किया है और उसका जो फ्रेंड है शकुंतला का या जो फ्रेंड है उसने इनफॉर्मली शकुंतला को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। बट लेटर ड्यू टू सम इंटरनल रीजंस हर अपॉइंटमेंट वॉज कैंसल्ड और अंदर ही अंदर इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर दिया गया। कैन मिस शकुंतला क्लेम फॉर डैमेजेस? क्या शकुंतला डैमेजेस क्लेम कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है शकुंतला एंड स्कूल के बीच में। क्या यहाँ पर कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीड हुआ है? शकुंतला हैज़ गिवन एन एप्लीकेशन दैट इज टर्म्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद में जो स्कूल से रिप्लाई आएगा वो होगा ऑफर लेटर और उसके बाद में जो शकुंतला से रिप्लाई जाएगा वो होगा एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर स्कूल की तरफ से कोई ऑफर लेटर प्रोसीड हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक फ्रेंड ने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दिया है कि यार तुमको वो ट्रस्ट जो है उसने अपॉइंट किया है और उसके बाद में किसी इंटरनल कोई रीज़न के कारण यहाँ पर इस स्कूल ने या इस ट्रस्ट ने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। सो इट वॉज विद इन द स्कूल ओनली, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन प्रोसीड नहीं किया है। तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि शकुंतला एंड स्कूल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया हो? नहीं। तो यहाँ पर
कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में ना तो डैमेज के लिए क्लेम किया जा सकता है, ना ही यहाँ पर ब्रीच हुआ है। आंसर पढ़ते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है। प्रोविजंस एंड एनालिसिस एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, communication of acceptance is complete as against proposer where it is put in the course of transmission to him. In the present case, school authorities have not put any offer in the transmission. School authorities ने कोई offer letter डाला ही नहीं है. Her information from a third person will not form part of a contract. थर्ड पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन मिलना इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर हैज़ नॉट कम एनी कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्जिस्टेंस एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज एन अग्रीमेंट। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर अग्रीमेंट ही नहीं है। हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला एसेंशियल पढ़ा था, अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ब्रीच कैसा। हियर नो ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी सेड टू हैव प्रोसीडेड, हैंस देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंक्लूजन, मिस शकुंतला कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। शकुंतला डैमेज क्लेम नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारी 32 केस स्टडीज़ फिनिश होती हैं। हमने समझा कि केसेस को आंसर कैसे किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर रिलेटिवली स्मॉलर केसेस हैं, छोटे क्वेश्चन से, फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो उस केस में प्रोविजन एंड एनालिसिस को साथ में लिखा जा सकता है, फैक्ट्स ऑफ द केस को स्किप किया जा सकता है, कंटेंट रिलेटिवली कम लिखा जा सकता है। लेकिन अगर 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस केस में वी विल हैव टू ट्राई कि जो हमारा कंटेंट हो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, सो दैट इट कैन गिव अ रिलेटिवली गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आया हो, कोई भी केस में कहीं परेशानी आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ में। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे हों देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू येट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।